हेलो बच्चों, आज हमें ऑक्सीजन क्रांति के बारे में बात करना है। और ऑक्सीजन क्रांति के साथ ही जो जीव थे, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाने के बाद वो समुद्र से निकल करके मतलब जल से निकल करके स्थल पर आना शुरू हो गए, तो उन्हीं के बारे में बात करना है। तो सबसे पहले देखिए, प्रकाश संश्लेषण जब हुआ, कुछ ऐसे पादप बन गए ना जहाँ प्रकाश संश्लेषण होना शुरू हुआ, हरित लवक जिनमें थे उनमें प्रकाश संश्लेषण शुरू हो गया, तो वातावरण में स्वतंत्र ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, ऑक्सीजन बढ़ने लगा। जब ऑक्सीजन बढ़ने लगा तो जीवों में विकास क्रम में एक महत्वपूर्ण घटना घटने लगी। मतलब जब ऑक्सीजन की मात्रा जब बढ़ने लगी तो कुछ नई नई चीजें परिवर्तन देखने को मिली। अब वे परिवर्तन कौन सी थी, देखिए 3 पॉइंट में हमने उन्हें बताया, तीनों हर परिवर्तन को आप समझ जाएंगे। पहला कि जब आज वायुमंडल में O2 बढ़ गया तो मीथेन और अमोनिया जो पहले से उपस्थित थे वो किसमें चेंज होने लगे, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जलवाष्प बदलने लगे। मतलब इस वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस भी बढ़ गई, कार्बन डाइऑक्साइड भी कुछ आ गया और साथ में क्या आ गया, जलवाष्प, पानी की बूंदें भी आने लगी, मतलब पानी भी आने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब क्या हुआ कि वायुमंडल संयोजन वही हो गया जो मतलब वायुमंडल का संयोजन वैसा ही हो गया जैसा कि आजकल है, मतलब वायुमंडल वैसा ही बन गया जैसा पहले था। मतलब ऑक्सीजन नहीं थे ऐसा नहीं हुआ, आज जैसा है कि ऑक्सीजन पर्याप्त है वैसा ही होने लगा। और ये सारी क्रिया किसके कारण हुई, प्रकाश संश्लेषण करने वाले पौधों के कारण, पादपों के कारण, पादप जैसे आ गए। फिर क्या हुआ, वातावरण में जैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी तो जो वातावरण अपचायक था पहले, अब वह किसमें चेंज हो गया, ऑक्सीकारक में चेंज हो गया। किसमें चेंज हो गया, ऑक्सीकारक में, जिससे जो कार्बनिक पदार्थ थे उन्हें स्थायी माना जाता था, वो जल्दी खराब नहीं होते थे। अब वे कार्बनिक पदार्थों में किण्वन आसानी से होने लगा और वो विघटित होने लगे, टूटने लगे, सड़ने लगे, तो यह क्रिया जल्दी होने लगी क्योंकि ऑक्सीजन आ गया। फिर क्या हुआ, आज वायुमंडल में ही पृथ्वी के 17 किलोमीटर, पहला है आपका ट्रोपोस्फीयर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फीयर, हिंदी का नाम मुझे नहीं पता बच्चों, देख लीजिएगा, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। पृथ्वी को ऊपर तक 5 भागों में बांटा गया है। ठीक, याद करने का ट्रिक भी आपको बता दे रहे हैं, TSM मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, यमी, रेड एमी, MIT, नहीं ये याद रखिए। TS माने होता है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, M माने मेसोस्फीयर, I फॉर आयनोस्फीयर, या E फॉर एक्सोस्फीयर। ये MI है, MI, एक्सोस्फीयर तब आयनोस्फीयर है। तो बच्चों ये देखिएगा क्या होता है कि वायुमंडल में पृथ्वी से 17 किलोमीटर ऊपर एक स्ट्रेटोस्फीयर शुरू हो जाता है। उसी स्ट्रेटोस्फीयर में ऑक्सीजन की ओजोन की बनने लगी, ओजोन गैस बनने लगी, और ओजोन गैस की जो परत थी ना वो कम से कम 17-18 किलोमीटर मोटी थी। इतनी मोटी परत बनने लगी। इस परत के बनने से क्या फायदा हुआ, सूर्य की जो हानिकारक किरणें पृथ्वी पर डायरेक्ट आ रही थी, अब वो इससे होकर जब गुजरती थी तो ये क्या करता था, हानिकारक किरणों को अवशोषित कर देता था और जो फायदेमंद या लाभदायक किरणें होती थी उन्हीं को पृथ्वी पर आने देता था। जिससे क्या हुआ, अजीवात जीवोत्पत्ति की संभावना यहीं पे क्या हो गई, समाप्त हो गई। और अब समुद्र से जीव निकल कर, क्योंकि उनको किसी हानिकारक किरणों का डर नहीं रह गया, तो अब वे जीव समुद्र से निकलकर कहां पे आने लगे, भूमि पर आकर टहलने लगे, आने लगे। इस महत्वपूर्ण परिवर्तन के कारण ही इस घटना को हम लोग क्या नाम देने लगे, ऑक्सीजन क्रांति। इन तीनों घटनाओं के कारण हम लोग इसी घटना के मतलब इस प्रक्रिया को हम लोग ऑक्सीजन क्रांति के नाम से जानते हैं। अब आता है बच्चों अंतिम और 8वां चरण। अंतिम और 8वें चरण में क्या कहता है, ऑक्सीजन के आ जाने से आज से 1.7 या 2 अरब वर्ष पूर्व, 1.7 या 2 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ, आदि कोशिकाओं से सुकेंद्रीय मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका से यूकैरियोटिक कोशिका का निर्माण होना शुरू हो गया। ठीक, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कैसी थी, जिनमें केंद्रक था, जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया था, जिनमें गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, सारी चीजें थी। पूरी तरह से विकसित कोशिका को ही हम सुकेंद्रीय कोशिका कहते हैं। तो सुकेंद्रीय कोशिकाएं बनी जिनमें वायवीय श्वसन होने लगा। अब ये जो सुकेंद्रीय कोशिकाएं बनी इनमें श्वसन प्रक्रिया होने लगी, ब्रीदिंग होने लगी, ऑक्सीजन लेने लगे, CO2 को रिलीज करने लगे।
कुछ कोशिकाओं में हरित लवक बन गया। जिन कोशिकाओं में हरित लवक बना वे प्रकाश संश्लेषण के योग्य हुए और भविष्य में उन्हें पादप कहा गया। और जिनमें हरित लवक नहीं था वे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते थे पर वे श्वसन क्रिया करते थे, तो उन्हें हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? जंतु कोशिका नाम दे दिया। ठीक इस प्रकार इन कोशिकाओं द्वारा हरित लवक जिसमें आ गया उन कोशिका और जिनमें वायवीय श्वसन होने लगा उन कोशिकाओं द्वारा हमारे इस आदिमंडल में या स्थल मंडल में क्या हो गया? जंतु और पादपों का उद्विकास हो गया। जंतु और पादपों का उद्विकास हो गया और इस तरह से उन जंतु पादपों से फिर धीरे 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 परिवर्तन होने लगे और नई नई प्रजातियां बनने लगी और इस तरह से आज बहुत सारे लाखों करोड़ों पादपों की भी प्रजाति बन गए और लाखों करोड़ों किसके प्रजाति बन गए? जंतुओं के भी बन गए। इस तरह से यह पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की जो ओपैरियन मत था वो 8 चरणों में बटा था। आज 8वां चरण भी आपका समाप्त हो गया और जीवन की उत्पत्ति के बारे में पूरी कहानी बता दी गई है। ठीक, अब आता है जैव विकास के सिद्धांत। जीवन के विकास कैसे हुए, उनका क्रमिक डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो उसको बताने के लिए हमारे कई फिलासफरों ने अपने अपने मत दिए हैं। ठीक है, और उन मतों को हम क्या कहते हैं? उन मतों में 3 मत प्रमुख हैं। वो कौन से हैं? पहला है लैमार्कवाद, दूसरा है डार्विनवाद, तीसरा है उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद को ह्यूगो डी व्रीज नामक वैज्ञानिक ने दिया था बच्चों। तो ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे। लैमार्कवाद, फिर नौ लैमार्कवाद, डार्विनवाद, फिर नौ डार्विनवाद, फिर लैमार्कवाद, डार्विनवाद में तुलनात्मक अध्ययन ये भी बोर्ड में आता है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस यही तक। अगले वीडियो में हम अपना कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।